Hi dear students, today we discuss about the fourth chapter of our political science book. The chapter name is Electoral Politics. Student, आज का हमारा टॉपिक रहेगा वाई इलेक्शन। इस टॉपिक में सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि हमें इलेक्शन की रिक्वायरमेंट क्यों होती है। स्टूडेंट, जो सर्कल में आप देख रहे हैं यह एक न्यूज़पेपर की रिपोर्ट है 1987 में। 1987 में जो न्यूज़पेपर पब्लिश्ड हुआ उसके अंदर ये न्यूज़पेपर रिपोर्ट आई थी और इसके बाद में ये इलेक्शन होना स्टार्ट हुआ। दिस न्यूज़पेपर इज अबाउट द स्टेट असेंबली इलेक्शन इन हरियाणा 1987। यह न्यूज़पेपर की रिपोर्ट रही 1987 में हरियाणा के इलेक्शन के अंदर। द स्टेट हैड बीन रूल्ड बाय कांग्रेस पार्टी। उस समय पर हरियाणा के अंदर कांग्रेस पॉलिटिकल पार्टी के द्वारा हरियाणा में गवर्नमेंट को चलाया जा रहा था। चौधरी देवीलाल देन एन अपोजिशन लीडर, और चौधरी देवीलाल उस समय पर विपक्षी दल के नेता हुआ करते थे। उन्होंने वहाँ एक आंदोलन स्टार्ट किया जिसका नाम था न्याय युद्ध। न्याय युद्ध का मतलब स्ट्रगल फॉर जस्टिस। स्ट्रगल फॉर जस्टिस आंदोलन उन्होंने स्टार्ट किया। हिज पार्टी जॉइंड एंड फॉर्म अ न्यू पार्टी, लोक दल, और चौधरी देवीलाल जी के द्वारा एक नई पॉलिटिकल पार्टी बनाई जाती है जिसका नाम रखा जाता है लोक दल। उस समय पर अपोजिशन पॉलिटिकल पार्टी के लीडर थे चौधरी देवीलाल, और उनके द्वारा एक पॉलिटिकल पार्टी बनाई जाती है जिसका नाम रखा जाता है लोक दल। हिज पार्टी जॉइन अदर अपोजिशन पार्टीज। चौधरी देवीलाल जी की पॉलिटिकल पार्टी लोक दल के द्वारा दूसरी अपोजिशन पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन किया जाता है, यानी दूसरी पार्टीज के साथ में मिलकर लोक दल एक अलायंस बनाती है। हिज पार्टी जॉइन अदर अपोजिशन पार्टी टू फॉर्म अ फ्रंट अगेंस्ट द कांग्रेस इन द इलेक्शन कैंपेन। स्टूडेंट, जैसा कि आप जानते हैं जब इलेक्शन होता है तो बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टी इलेक्शन के टाइम पीरियड में लोगों से प्रॉमिसेस करती हैं और वे बताती हैं कि जिस समय पर इलेक्शन होगा तो वह लोगों को क्या क्या अपने काम करेंगी। तो इसी तरह से लोक दल भी अपने इलेक्शन कैंपेन में ये बात रखती है कि देवीलाल सेड दैट इफ़ हिज पार्टी वॉन द इलेक्शन। चौधरी देवीलाल जी कहते हैं कि अगर उनकी पॉलिटिकल पार्टी के द्वारा इलेक्शन को जीता जाता है, इफ़ द पार्टी वॉन द इलेक्शन हिज गवर्नमेंट वुड वेव द लॉन्स ऑफ द फार्मर। तो उनकी गवर्नमेंट जब बनेगी तो जो स्मॉल फार्मर्स हैं और स्मॉल बिजनेसमैन हैं उनके लोन को हटा दिया जाएगा। ही प्रॉमिस दैट दिस वुड बी द फर्स्ट एक्शन ऑफ हिज गवर्नमेंट। और वह लोगों से प्रॉमिस करते हैं कि यह उनका सबसे पहला वर्क होगा। द पीपल वर अनहैप्पी विद द एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट। लोग उस समय पर जो गवर्नमेंट में बैठे हुए लोग थे कांग्रेस पॉलिटिकल पार्टी के, उनसे खुश नहीं थे। दे वर ऑल्सो अट्रैक्टेड बाय देवीलाल प्रॉमिस। और इसके बाद चौधरी देवीलाल जी के द्वारा प्रॉमिस किया जाता है कि अगर वह गवर्नमेंट में आते हैं तो वह स्मॉल फार्मर्स और स्मॉल बिजनेसमैन इनके लोन को हटा देंगे। तो लोगों को ये भी उनका प्रॉमिस अच्छा लगता है। उनके जो मैनिफेस्टो है उसमें ये कहा जाता है। दे वर ऑल्सो अट्रैक्टेड बाय द देवीलाल प्रॉमिस। सो व्हेन द इलेक्शन वर हेल्ड, जब इलेक्शन होता है, दे वोटेड ओवरवेलमिंगली इन फेवर ऑफ द लोक दल, और वह लोक दल के फेवर में वोट करते हैं। जब इलेक्शन का रिजल्ट आता है तब क्या कंडीशन बनती है? लोक दल एंड इट्स पार्टनर वॉन 76 आउट ऑफ 90 सीट्स।
लोक दल और उनके अलायंस के द्वारा 76 सीट जीती जाती हैं 90 में से। लोक दल एलोन वॉन 60 सीट। लोक दल को अकेले ही 60 सीट्स मिलती हैं। तो इस तरह से हम ये देख सकते हैं कि हमारा ये डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो होता है वो एक इस प्रकार का गवर्नमेंट है जहाँ पर बिना किसी बैटल के और बिना किसी ब्लड के हम अपने रूलर को हटा सकते हैं। जैसा कि पहले यहाँ पर कांग्रेस पॉलिटिकल पार्टी रूलिंग करती थी हरियाणा में, चौधरी देवीलाल जी की लोक दल के द्वारा उसे हटा दिया जाता है। द कांग्रेस कुड विन ओनली 5 सीट। 1987 का हरियाणा का इलेक्शन रिजल्ट ये कहता है कि कांग्रेस पॉलिटिकल पार्टी को केवल 5 सीट मिलती हैं। वंस द इलेक्शन रिजल्ट वन अनाउंस्ड, एक बार जब हरियाणा का इलेक्शन रिजल्ट आ जाता है, द सिटिंग चीफ मिनिस्टर रिजाइंड, तो उस समय कांग्रेस पॉलिटिकल पार्टी के जो चीफ मिनिस्टर थे उन्हें रिजाइन करना होता है। द न्यूली इलेक्टेड मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द लोक दल चूज देवीलाल एज देयर लीडर। द गवर्नर इन्वाइटेड देवीलाल टू बी द न्यू चीफ मिनिस्टर। इसके बाद में जो हरियाणा के गवर्नर थे वो देवीलाल जी को चीफ मिनिस्टर पोस्ट के लिए इनवाइट करते हैं। तो एक क्वेश्चन ये उठता है कि गवर्नर किसको इनवाइट करते हैं? तो गवर्नर उस व्यक्ति को इनवाइट करते हैं चीफ मिनिस्टर पोस्ट के लिए जो मेजॉरिटी पार्टी का रूलर होता है, मेजॉरिटी पार्टी का लीडर होता है। जैसा कि हम जानते हैं कि चौधरी देवीलाल जी की लोक दल और उनके अलायंस के द्वारा सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ सीट्स को जीता गया और चौधरी देवीलाल जी को मेजॉरिटी पार्टी का लीडर घोषित किया गया। इसलिए गवर्नर ने उनको सीएम पोस्ट के लिए इनवाइट किया कि अपनी मेजॉरिटी को वो विधानसभा के अंदर शो करें। 3 days आफ्टर द इलेक्शन रिजल्ट वर डिक्लेयर्ड, 3 दिन बाद जब रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया जाता है, he became the chief minister. As soon as he became the chief minister, his government issued a order. तो इसके बाद में उनकी गवर्नमेंट के द्वारा एक ऑर्डर इशू किया जाता है, waiving the outstanding loan of the small farmer, agricultural laborers and small businessmen. तो जो एग्रीकल्चर लैंड एरिया पर काम करने वाले फार्मर्स हैं, स्मॉल बिजनेसमैन हैं और लेबर हैं, इनके लोन्स को हटा दिया जाता है। हिज पार्टी रूल्ड द स्टेट फॉर ईयर। द नेक्स्ट इलेक्शन वर हेल्ड इन 1991। अगला इलेक्शन 1991 में होता है, लेकिन इस बार चौधरी देवीलाल जी की जो पॉलिटिकल पार्टी थी लोक दल, उसको मेजॉरिटी सपोर्ट नहीं मिलता। तो ये एक डेमोक्रेसी का फॉर्मेट है कि ये कोई ज़रूरी नहीं होता कि अगर कोई एक बार चुनाव जीत जाए तो अगली बार में भी उसी पॉलिटिकल पार्टी की गवर्नमेंट बनेगी। ऐसा हमारे इंडिया के अंदर बहुत समय पर देखा गया है कि आधे से ज़्यादा एमएलए और एमपीज ऐसे देखे गए हैं जो लोगों के विशेष के अकॉर्डिंग अगर वर्क नहीं करते तो लोग उन्हें आने वाले इलेक्शन के अंदर हटा देते हैं। स्टूडेंट, इसके बाद हमारा अगला टॉपिक है व्हाई डू वी नीड इलेक्शन। हमें इलेक्शन की रिक्वायरमेंट क्यों होती है? तो इसके लिए हम अपना टॉपिक डिस्कस करते हैं। इलेक्शन टेक प्लेस रेगुलरली इन एनी डेमोक्रेसी। स्टूडेंट्स, आज संसार के ज़्यादातर कंट्रीज़ के अंदर डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट पाई जाती है और ज़्यादातर कंट्रीज़ आज अपने आप को डेमोक्रेटिक प्रोक्लेम करती हैं। लेकिन हम ये कैसे देखेंगे कि कौन कौन सी ऐसे, तो स्टूडेंट आते हैं हम इस टॉपिक पर। इलेक्शन टेक प्लेस रेगुलरली इन एनी डेमोक्रेसी। वी नोटेड इन द चैप्टर 1 दैट देयर आर मोर देन 100 कंट्रीज इन द वर्ल्ड विच इलेक्शन टेक प्लेस टू चूज पीपल रिप्रेजेंटेटिव। आज संसार के 100 से ज़्यादा कंट्री जैसे हैं जहाँ पर डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट पाई जाती है और इलेक्शन होता है।
We also read that elections are held in many countries that are not democratic. इसके साथ साथ बहुत सारी कंट्रीज ऐसी भी हैं जहाँ पर इलेक्शन होते हुए देखा तो जाता है, लेकिन हम उन प्लेसेस के इलेक्शन को डेमोक्रेटिक इलेक्शन नहीं कह सकते. सो बट वाई डू वी नीड इलेक्शन? अब ये क्या आवश्यकता है कि हमें इलेक्शन ही कराना पड़े अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुनने के लिए? तो इलेक्शन को अगर हम हटा दें, उसके जगह पर और कौन सा रूप हो सकता है जिसके थ्रू हम अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुनें? लेट्स ट्राई टू इमेजिन अ डेमोक्रेसी विदाउट इलेक्शन. किसी भी चीज़ की रिक्वायरमेंट जब सामने आती है जब हम उस चीज़ को हटा दें. तो इलेक्शन की रिक्वायरमेंट क्यों है, इसके लिए हमें एक ऐसी कंडीशन देखनी पड़ेगी जब इलेक्शन ना हो. तो किस तरह की कंडीशन बनेगी? ए रूल ऑफ पीपल इज पॉसिबल विदाउट इलेक्शन इफ ऑल पीपल कैन सिट टुगेदर एवरी डे. स्टूडेंट, आज वर्ल्ड के अंदर ज़्यादातर कम्युनिटीज़ के अंदर लार्ज अमाउंट में पॉपुलेशन पाई जाती है. लाखों करोड़ों की संख्या में हर कंट्री के मेंबर्स हैं. उन सभी का एक ही प्लेस पर बैठकर डिसीजन मेकिंग करना, लॉ बनाना और दूसरे काम करना पॉसिबल नहीं है. इसलिए लोग अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुनने का काम करते हैं और वह रिप्रेजेंटेटिव उनके लिए लॉज बनाने का काम, उनके लिए डिसीजन मेकिंग करने का काम और दूसरे वर्क जो ज़रूरी हैं वह करते हैं. तो अगर सभी लोग एक साथ बैठें और अपने लिए डिसीजन मेकिंग करें तो हमें रिप्रेजेंटेटिव की रिक्वायरमेंट नहीं होगी. लेकिन इतनी बड़ी संख्या में लोगों का एक साथ बैठना पॉसिबल नहीं है. तो दिस इज नॉट पॉसिबल इन अ लार्ज कम्युनिटी. आज से 2005 ईयर पहले हम देख सकते थे कि डायरेक्ट डेमोक्रेसी देखी जाती थी, जहां पर कम्युनिटी के सभी मेंबर एक साथ बैठकर अपना डिसीजन मेकिंग किया करते थे. लेकिन आज पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, ऐसा करना संभव नहीं है. तो आज इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी देखी जाती है. देयरफॉर इन मोस्ट डेमोक्रेसीज पीपल रूल थ्रू देयर रिप्रेजेंटेटिव. इज देयर अ डेमोक्रेटिक वे ऑफ सेलेक्टिंग रिप्रेजेंटेटिव विदाउट इलेक्शन? अगर मान लीजिए कि डेमोक्रेटिक मैनर में किसी जगह पर गवर्नमेंट चलानी है और हमें अपने रिप्रेजेंटेटिव भी चुनने हैं, इलेक्शन नहीं कराना है, तो दूसरे बेसिस पर हमें अपने रिप्रेजेंटेटिव चुनने होंगे. उनको हम एज के बेसिस पर चुन सकते हैं, उन्हें हम एक्सपीरियंस के बेसिस पर चुन सकते हैं, या उनके नॉलेज के बेसिस पर उन्हें चुना जा सकता है. इन सभी टॉपिक्स पर हम उन्हें चुन सकते हैं. देयर कुड बी सम डिफ़िकल्टी इन डिसाइडिंग ऑन हु इज़ मोर एक्सपीरियंस एंड नॉलेजेबल. लेकिन एक यहाँ पर समस्या ये आएगी कि हम अपने रिप्रेजेंटेटिव को बनाने के लिए ये कैसे डिसाइड करेंगे कि कौन पर्सन ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड है और किसको ज़्यादा नॉलेज है. बट लेट्स say the people can resolve these difficulty clearly. Such a place does not require election. Now, but can we call this place a democracy? चलिए हमने किसी भी तरह से अपने ऐसे रिप्रेजेंटेटिव को चुन भी लिया कि जिन्हें एज के बेसिस पर, एक्सपीरियंस के बेसिस पर या अदर बेसिस पर हमने चुना उन्हें, तो हम क्या ऐसे प्लेस को डेमोक्रेटिक प्लेस कह सकते हैं? How do we find out the people like their representative or not? How do we ensure that these representative rules as per the wishes of the people? और क्या ऐसे लोग जो अपने एज के बेसिस पर या अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पर चुने गए हैं, क्या वे लोगों के इच्छाओं के अनुसार काम करेंगे? वह कह देंगे कि हम अपने नॉलेज और अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पर चुने गए हैं और उनके लोगों की नीड नहीं होगी. इसलिए हम ऐसे प्लेस को डेमोक्रेटिक प्लेस बिल्कुल भी नहीं कह पाएंगे. हाउ टू मेक श्योर दैट दोज हु द पीपल डू नॉट लाइक डू नॉट रिमेन देयर रिप्रेजेंटेटिव. दिस रिक्वायर अ mechanism
इसके लिए एक मैकेनिज्म की रिक्वायरमेंट होती है बाय विच पीपल कैन चूज देयर रिप्रेजेंटेटिव एट रेगुलर इंटरवल एंड चेंज देम इफ दे विश टू डू सो। दिस मैकेनिज्म इज कॉल्ड इलेक्शन। एक इस प्रकार का मैकेनिज्म जिसमें इलेक्शन की रिक्वायरमेंट होती है, लोगों को चुनने के लिए वोटिंग कराई जाती है, ऐसे सिस्टम को हम इलेक्शन कहेंगे। तो इलेक्शन में कौन कौन सी चीज़ें हो सकती हैं जो रिप्रेजेंटेटिव को चुनने के लिए काम करें? दे कैन चूज हु विल मेक द लॉ फॉर देम। स्टूडेंट्स, लोग ऐसे लोगों को चुनने का काम करते हैं जो उनके लिए लॉ बनाने का काम करें। दे कैन चूज हु विल फॉर्म द गवर्नमेंट। लोग ऐसे रिप्रेजेंटेटिव को चुनते हैं जो गवर्नमेंट बनाए और मेजर डिसीजन लें। दे कैन चूज द पार्टी हुज पॉलिसी विल गाइड द गवर्नमेंट एंड लॉ मेकिंग। अब हमारा अगला टॉपिक है व्हाट मेक्स एन इलेक्शन डेमोक्रेटिक। कौन कौन से ऐसे कंडीशन हैं जिसके आधार पर हम कह सकते हैं कि ये इलेक्शन डेमोक्रेटिक है और ये इलेक्शन डेमोक्रेटिक नहीं है। तो इलेक्शन कैन बी हेल्ड इन मैनी वेज। इलेक्शन बहुत सारे प्रकार से किया जाता है। ऑल डेमोक्रेटिक कंट्रीज होल्ड इलेक्शन। आज सभी डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ के अंदर हम देख सकते हैं कि इलेक्शन होता है, बट मोस्ट नॉन डेमोक्रेटिक कंट्रीज ऑल्सो होल्ड सम काइंड ऑफ इलेक्शन। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि कुछ कंट्रीज ऐसी भी हैं जो इलेक्शन तो कराती हैं लेकिन वह ट्रूली डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं है। हाउ डू वी डिस्टिंग्विश डेमोक्रेटिक इलेक्शन फ्रॉम एनी अदर इलेक्शन? तो विषय ये उठता है कि कैसे हम डेमोक्रेटिक और नॉन डेमोक्रेटिक इलेक्शन को अलग कर सकते हैं। वी हैव डिस्कस दिस क्वेश्चन ब्रीफली इन द चैप्टर 2। वी डिस्कस मैनी एग्जाम्पल ऑफ द कंट्रीज where the election are held but they cannot be really called a democratic election। बहुत सारे प्लेसेस ऐसे हैं जिन्हें हम देखते हैं कि यहाँ इलेक्शन तो हुआ है लेकिन वो डेमोक्रेटिक इलेक्शन नहीं है। तो कौन कौन से पॉइंट्स ऐसे होंगे जिनके बेसिस पर हम कह सकते हैं कि ये डेमोक्रेटिक इलेक्शन है और ये डेमोक्रेटिक इलेक्शन नहीं है? तो सबसे पहला पॉइंट आता है, फर्स्ट एवरीवन शुड बी एबल टू चूज। तो पहला पॉइंट है कि हर व्यक्ति को वोट डालने का अधिकार है। सो दिस मीन्स दैट एवरीवन शुड हैव वन वोट। इसका मतलब ये निकलता है कि हर व्यक्ति, चाहे वह किसी भी कास्ट, जेंडर, रिलीजियन, क्रीड, किसी भी बेसिस पर किसी के साथ में कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा। यह डेमोक्रेसी का सबसे पहला पॉइंट आता है। एंड एवरी वोट शुड हैव इक्वल वैल्यू। और हर वोट की एक बराबर वैल्यू देखी जा सकती है, चाहे वह किसी रिच पर्सन के थ्रू दिया गया हो या किसी पुअर पर्सन के थ्रू दिया गया हो। नाउ द सेकेंड पॉइंट इज देयर should be something to choose from। Parties and candidates should be free to contest election। कोई भी इंडिविजुअल पर्सन या कोई पॉलिटिकल पार्टी का कैंडिडेट चुनाव लड़ना चाहता है तो इसे पूरी छूट ये दी जाती है कि कोई भी पर्सन अपना इलेक्शन में कॉन्टेस्ट कर सकता है। एंड शुड ऑफर सम रियल चॉइस टू द वोटर, ताकि वोटर को एक सही चॉइस मिल सके। तीसरा, द चॉइस शुड बी ऑफर्ड एट रेगुलर इंटरवल। स्टूडेंट्स, जब डेमोक्रेटिक इलेक्शन होता है तो उसके द्वारा जो रिप्रेजेंटेटिव चुने जाते हैं वो एक निश्चित समय के लिए चुने जाते हैं ताकि सभी को एक इक्वल अमाउंट में टाइम पीरियड मिले लोगों की इच्छाओं के अनुसार काम करने के लिए। फोर्थ, द कैंडिडेट प्रीफर्ड बाय पीपल शुड गेट इलेक्टेड। फिफ्थ, इलेक्शन शुड बी कंडक्टेड इन अ फ्री एंड फेयर मैनर। डेमोक्रेटिक इलेक्शन उसे ही कहेंगे जब इलेक्शन फ्री और फेयर मैनर में हो और वोटर्स के सामने एक रियल चॉइस हो, वोटर्स को किसी भी प्रकार का डर या भय का माहौल ना मिले, एज दे रियली विश। दीज
might look like very simple and easy condition. ये सबसे इजी कंडीशंस हैं जहाँ पर हम कह सकते हैं कि ये डेमोक्रेटिक इलेक्शन होता है, बट देयर आर मैनी कंट्रीज वेयर दीज आर नॉट फुलफिल्ड, और बहुत सारी कंट्रीज ऐसी हैं जहाँ पर ये जो पॉइंट्स हैं, ऐसी कंडीशन वहाँ नहीं मिलती. In this chapter, we will apply these conditions to the election held in our country to see if we can call these democratic election. So student, आज का टॉपिक हमारा यहीं ख़त्म होता है. अगले टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे इज़ इट गुड टू हैव अ पॉलिटिकल कॉम्पिटिशन. क्या पॉलिटिकल कॉम्पिटिशन होना अच्छी बात है या नहीं.